हेलो फार्मासिस्ट, वेलकम बैक टू नोट्स कार्ड। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 8 में, जिसमें हम पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म। ये चैप्टर लेंथी होने की वजह से हमने इसको 3 यूनिट में डिवाइड कर दिया था। तो आज ये चैप्टर 8 की लास्ट यूनिट है, जिसमें हमें पढ़ना है मेटाबॉलिज्म ऑफ एमिनो एसिड, प्रोटीन, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। इस वीडियो लेक्चर के नोट्स आपको हमारी वेबसाइट नोट्स कार्ड पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो आप वहां पे जाकर चेक कर सकते हैं। नाउ स्टार्ट द वीडियो। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि आज हमें यूनिट 3 में कौन कौन से अपने टॉपिक क्लियर करने हैं। तो फर्स्ट हमें देखना है मेटाबॉलिज्म ऑफ एमिनो एसिड्स, प्रोटीन। सेकेंड इसमें हमें बात करनी है यूरिया साइकिल, डीऑक्कार्बोक्सिलेशन, ट्रांसएमाइनेशन, डीएमाइनेशन, disease related to abnormal metabolism of amino acid, disorder of ammonia metabolism, phenylketonuria, alkaptouria, jaundice, biological oxidation, जिसमें हमें बात करनी है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एमिनो एसिड के मेटाबॉलिज्म की, कैसे इसका मेटाबोलाइजेशन होता है। तो जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं वो हमारे एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। तो प्रोटीन्स की बात करते हैं। प्रोटीन्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो हमारे बॉडी वेट के अराउंड होते हैं, जैसे कि 10 से 12 केजी होता है अडल्ट्स में। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये पर्टिकुलर बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनको रेगुलेट करने में हमारी हेल्प करते हैं। स्टैटिक और यानी कि स्ट्रक्चरल और डायनेमिक दोनों ही फंक्शंस को ये रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि एंजाइम, हार्मोन्स, क्लोटिंग फैक्टर, रिसेप्टर्स। तो ये क्या करते हैं, इनके साथ इनके फंक्शंस को रेगुलेट कराने में हेल्प करते हैं। हमारा जो बॉडी का हाफ पार्ट होता है और अबाउट हाफ पोर्शन वो हमारा प्रोटीन से मिलके बना होता है। ठीक है, मेनली क्या करता है, ये टिश्यू को सपोर्ट करके रखता है। मेनली कहाँ पे पाया जाता है, स्केलेटन और कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है। अब जो हमारा प्रोटीन्स होता है वो क्या होता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि इसमें नाइट्रोजन ग्रुप होता है। ठीक है, जो हमारा किससे मिलके बना होता है, 20 एमिनो एसिड से मिलके बना होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो पर्टिकुलर सिंथेसाइज्ड होता है ये बॉडी में भी सिंथेसाइज्ड होता है और ये हमें बाहर से भी लेना पड़ता है। तो जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉन इसेंशियल और इसेंशियल एमिनो एसिड्स बोलते हैं। ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो पर्टिकुलर जो हमारे नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं वो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज्ड होते हैं। जो हमारे इसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं वो हमें डाइट से बाहर से प्रोवाइड करने पड़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जनरल रिएक्शन ऑफ एमिनो एसिड एंड इट्स सिग्निफिकेंस, जिसमें हम बात करने वाले हैं एमिनो एसिड पूल। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है एमिनो एसिड पूल होता क्या है, एक बार देख लेते हैं। तो जो अडल्ट्स होते हैं उसमें अराउंड 100 ग्राम फ्री एमिनो एसिड पाया जाता है। मतलब अगर आप अभी भी एट द टाइम भी अगर फ्री एमिनो एसिड देखेंगे अपनी बॉडी में तो 100 ग्राम के अराउंड होगा। ठीक है, जो हमारी बॉडी में एट ए टाइम रहता है। ठीक है, ग्लूटामेट और ग्लूटामाइन 50% रहते हैं इसमें से, फ्री एमिनो एसिड में से, यानी कि 100 ग्राम में से। इसेंशियल एमिनो एसिड 10% होता है बॉडी पूल का मतलब यहाँ पे क्या है, 100 ग्राम ऑफ फ्री एमिनो एसिड। ठीक है, तो पूल को भी समझते हैं कि पूल होता क्या है। इसमें मेनली होता क्या है, इसमें जो होता है अगर हम एट ए टाइम पे देखा जाए तो इसमें हमारे पास हर टाइम 100 ग्राम फ्री एमिनो एसिड हमारे पास रहता है बॉडी में। ठीक है, अब होता क्या है, मेनली कुछ एमिनो एसिड्स हमारा एंटर होता है, कन्वर्ट होता है फ्री एमिनो एसिड में, और जैसे ये फ्री एमिनो एसिड में एंटर होगा वैसे ये क्या हो जाएगा, बाहर यूटिलाइज्ड हो जाएगा, यानी कि निकल जाएगा। या फिर आप ये कह सकते हो कि एक साइड से ये एंटर होगा और दूसरी साइड से ये निकल जाएगा। ठीक है, तो उसमें मेनली क्या है, जैसे बॉडी प्रोटीन कितना था, 10 to 12 केजी था अडल्ट्स में। ठीक है, ये किस में ब्रेक डाउन होता है, ये होता है प्रोटीन में ब्रेक डाउन होता है। मेनली क्या था, जो हमारी बॉडी प्रोटीन था वो कितना था, 10 to 12 केजी था। तो 10 to 12 केजी हमारा किस में हो गया ब्रेक डाउन, आपका 350 to 400 ग्राम पर डे ये हमारा ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फ्री अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं और यहाँ पे आके स्टोर हो जाता है। स्टोर मीन्स डेट, कि फिर ये बाद में क्या है, एक साइड से ये एंटर करेगा और एक साइड से ये निकलता रहेगा, यूटिलाइज्ड होता रहेगा। उसके बाद फिर हमारा क्या है, सिंथेसिस ऑफ नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड वेरिएबल रहता है, ये भी क्या करेगा, एंटर करेगा। अब बात कर लेते हैं, एंटर तो हमारा क्या हो गया, ब्रेकडाउन से हो गया, तो हमारा एग्जिट कहाँ से होगा, ये एग्जिट होगा जैसे एनर्जी के लिए कन्वर्ट हो गया, तो एनर्जी के लिए क्या है, इसको एग्जिट होना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यूटिलाइजेशन हो गया, जितनी भी हमारी सिंथेसिस होंगी उसमें इसको यूटिलाइज करना पड़ेगा, इसको एग्जिट करना पड़ेगा। यानी कि पूल का मतलब यहाँ पे ये है जहाँ पे हमारा फ्री एमिनो एसिड रहता है। ठीक है, आप इसको ये नहीं बोल सकते कि ये स्टोर रहेगा,
जाएगा, क्योंकि एक साइड से अगर ये एंटर हो रहा है तो दूसरी साइड से इसका यूटिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो मेनली होता है क्या है कि सपोज करो ये एक बॉक्स है, इसमें क्या करते हैं आप, अगर फ्री अमीनो एसिड को एंटर करते हैं तो ये साथ के साथ ही इस बॉक्स से, इस पूल से क्या है, बाहर निकल जा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एमिनो एसिड पूल। ठीक है, उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रासेल्युलर एमिनो एसिड इज ऑलवेज हायर देन एक्स्ट्रासेल्युलर एमिनो एसिड्स, यानी कि इसके जो इंटरसेल्युलर के इसका जो इंट्रासेल्युलर कंसंट्रेशन होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एक्सटर्नल एमिनो एसिड। ठीक है, उसके बाद ये क्या करते हैं, द एमिनो एसिड पूल ऑफ द बॉडी इज मेंटेन बाय द सोर्स दैट कंट्रीब्यूट इनपुट एंड मेटाबॉलिक पाथवे दैट यूटिलाइज आउटपुट द एमिनो एसिड, यानी कि इस ये जो पर्टिकुलर पूल है इसमें क्या रहता है, 100 ग्राम फ्री एमिनो एसिड्स रहते हैं। ठीक है, तो इसको क्या करना है, हमें मेंटेन करके चलना है। क्यों? क्योंकि ये क्या है कि जैसे ही एमिनो एसिड एंटर होंगे वैसे ही वो क्या है, बाहर निकल जा रहे हैं। ठीक है, जैसे ही इनपुट आएगा वैसे ही वो आउटपुट में बाहर हो जाएगा, तो हमें इसको मेंटेन करके चलना है, हमें इसको 100 ग्राम मेंटेन करके चलना है। ठीक है, तो जो हमारा एमिनो एसिड्स पूल होता है वो हमारा क्या करता है, जितने भी हमारे सोर्स होते हैं जो हमारा फ्री एमिनो एसिड्स को क्या कर सके, दे सके इनपुट में, उसको मेंटेन करके चलते हैं, उसको बना के चलते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो पूल है वो 100 ग्राम फ्री एमिनो एसिड से भरा रहे। सोर्स की एक बार बात कर लेते हैं, सोर्स ऑफ एमिनो एसिड पूल। तो इसमें फर्स्ट है प्रोटीन टर्नओवर, सेकंड है डाइटरी प्रोटीन, थर्ड है सिंथेसिस ऑफ नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स। सोर्स ऑफ एमिनो एसिड पूल का मतलब यहाँ पे क्या है कि हमारा सपोज करो हमारे पास ये एक पूल है जिसमें 100 ग्राम हमारा क्या है, फ्री एमिनो एसिड फिल है। अब मैंने बोला कि इसमें होता क्या है कि मेनली जैसे ये इनपुट होंगे हमारे फ्री एमिनो एसिड वैसे ही ये आउटपुट यानी कि एग्जिट हो जाएंगे, तो हमें यहाँ पे क्या है, इस पर्टिकुलर काउंटिंग को मेंटेन करके रखना है। तो यानी कि ऐसे सोर्स जो हमारा 100 ग्राम फ्री एमिनो एसिड को मेंटेन करके चलते हैं, उन सोर्स के बारे में हमें बात करना है। जैसे फर्स्ट इसमें है प्रोटीन टर्नओवर। तो प्रोटीन टर्नओवर में क्या होता है, मेनली पर डे जो हमारा होता है 300 से 400 ग्राम हमारा जो प्रोटीन है वो ब्रेक डाउन होता है, और ये क्या है, डायनेमिक स्टेट है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, मेनली जितना भी हमारा प्रोटीन है वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्री एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद सेकंड हमारा आता है डाइटरी प्रोटीन। तो डाइटरी प्रोटीन में क्या होता है, मेनली पर डे हमारा जो डाइटरी प्रोटीन है वो 30 से 50 ग्राम हमारा प्रोटीन में कन्वर्ट होता रहता है। ठीक है, एवरी डे जो हम खाने से मेनली यूज करते हैं। ठीक है, उसमें पर्टिकुलर क्या होता है, एमिनो एसिड का डिग्रेडेशन होता है, टूटता है, ब्रेक डाउन होता है, और किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्री एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, द पर्पज ऑफ डाइटरी प्रोटीन इज टू सप्लाई एमिनो एसिड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड, यानी कि ये जो प्रोटीन है ये हमें कहाँ से, जो हम खाने में जो पर्टिकुलर चीजें हम यूज करते हैं उससे हमें ये मिलेगा डाइटरी प्रोटीन। सेकंड इसमें आता है सिंथेसिस ऑफ नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। तो सिंथेसिस ऑफ नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स का मतलब क्या है कि जो हमारी बॉडी क्या करती है, पर्टिकुलर सिंथेसाइज्ड करती है। 10 out of 20 natural occurring amino acid can be synthesized by the body which contributed to the amino acid pool। तो ये भी क्या करते हैं, कहीं ना कहीं इस फ्री एमिनो एसिड यानी कि एमिनो एसिड पूल को मेंटेन करने में हमारा हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जर्नल मेटाबॉलिज्म एंड सिग्निफिकेंस। तो जर्नल मेटाबॉलिज्म एंड सिग्निफिकेंस का क्या मतलब है, सेम सारी चीजें वही है जो अभी हम पिछली स्लाइड्स में पढ़ के आए हैं, बट इसको यहाँ पे मैंने फ्लो चार्ट से रिप्रेजेंट किया है। तो मेनली होता क्या है कि हमारे पास एक एमिनो एसिड पूल होता है, यानी कि फ्री एमिनो एसिड पूल होता है, जिसमें हमारा 100 ग्राम फ्री एमिनो एसिड फिल रहता है। कितना, 100 ग्राम। ये जो क्वांटिटी होती है ये कभी भी कांस्टेंट नहीं होती है। ठीक है, ये मेनली क्या है, जैसे जैसे इसमें एंटर होती जाएगी, इनपुट होती जाएगी, वैसे वैसे ये यूटिलाइज्ड भी होती जाएगी। वो किसी सिंथेसिस में हो सकती है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी सिंथेसिस होती है जिसमें हमें अमीनो एसिड्स की जरूरत पड़ती है, लाइक एनर्जी की सिंथेसिस के लिए हमें जरूरत पड़ेगी। तो इसमें कुछ ऐसे सोर्स होते हैं जो हमें फ्री अमीनो एसिड प्रोड्यूस कराने में हेल्प करते हैं, जैसे कि हमारा बॉडी प्रोटीन, अभी हमने बात की थी। ठीक है, डाइटरी प्रोटीन और प्रोटीन सिंथेसिस, नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स। तो ये क्या करते हैं, इसमें एमिनो एसिड्स, फ्री एमिनो एसिड्स को फिल करते रहते हैं। अब बात करते हैं यूटिलाइजेशन की। यूटिलाइजेशन का मतलब यहाँ पे फर्स्ट में होगा ट्रांसएमाइनेशन। ट्रांसएमाइनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ एमिनो ग्रुप। ठीक है, जो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और फर्दर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी, ग्लूकोज, फैट, नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स। तो फर्स्ट यूटिलाइजेशन हमारा यहाँ पे होगा। सेकंड है हमारा डीएमाइनेशन। डीएमाइनेशन में क्या होता है, डीएमाइनेशन में
डीएमाइनेशन का मतलब होता है लिबरेशन ऑफ फ्री अमोनिया ग्रुप, जो किसमें अमोनिया जो होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ से हमारा यूरिया साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे भी हमारा क्या है, फ्री अमीनो एसिड्स का यूटिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो सेम सारी चीजें वही है। इसमें मेनली होता है क्या है कि जो हमारा प्रोटीन होता है 300 से 400 ग्राम पर्टिकुलर ये ब्रेक डाउन होता है और अमीनो एसिड पूल्स में फ्री अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होता रहता है, सिंथेसाइज होता रहता है, कन्वर्ट होता रहता है। इसमें एंजाइम्स, हार्मोन्स, इम्यूनोप्रोटीन, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन सब इंक्लूड होते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट ये है कि जो कुछ ऐसे नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि प्यूरिन, पायरिमिडीन, जिसको प्रोड्यूस कराने के लिए अमीनो एसिड्स की जरूरत पड़ती है। कितना परसेंट प्रोटीन हमें इसमें चाहिए, 30 ग्राम प्रोटीन हमें इसमें चाहिए इस पर्टिकुलर पर्पज को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 10 to 15% बॉडी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो हमारा किससे फुलफिल होती है, अमीनो एसिड से भी फुलफिल होती है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इसमें यह है कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो लास्ट में किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ग्लूकोज, एनर्जी, इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। इस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स के लिए, बॉडी रिक्वायरमेंट्स के लिए भी हमें किसकी जरूरत होती है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फ्री अमीनो एसिड्स की जरूरत होती है। वो हमें कहाँ से मिलते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस से, डाइटरी प्रोटीन से और प्रोटीन बॉडी प्रोटीन से। अब हम बात करते हैं सबसे फर्स्ट प्रोसेस जिसमें हमारा क्या है, ट्रांस एमाइनेशन है। ट्रांस एमाइनेशन में जो हमारा फ्री एमिनो ग्रुप का जो पूल था उसमें से कुछ एमिनो क्या होता है हमारा यूटिलाइज्ड होता रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो हमारा ट्रांस एमाइनेशन होता है ये क्या होता है, एमिनो ग्रुप का ट्रांसफर होता है फ्रॉम कहाँ से, एमिनो एसिड जो क्या बनाता था, कीटो एसिड बनाता था, जिसको हमने क्या बोला है, ट्रांस एमाइनेशन बोला था। ये आप अभी जो मैंने अभी फ्लो चार्ट दिखाया था उसमें आप ये पढ़ चुके हो। ठीक है, इस प्रोसेस में, इस इंटर कन्वर्जन में एक पेयर्स होता है एमिनो एसिड्स का इन्वॉल्व, जिसको आप क्या बोलते हो, पेयर ऑफ कीटो एसिड्स। क्यों, क्योंकि ये क्या बना रहा है, इसमें कीटो एसिड्स का फॉर्मेशन करता है। इसमें जो पर्टिकुलर कैटेलाइज्ड यूज होता है एंजाइम्स, एक ग्रुप ऑफ एंजाइम्स होते हैं जिसको आप क्या बोलते हो, ट्रांस एमाइनेसिस या फिर एमिनो ट्रांसफिरेज। ये क्या है, एंजाइम है। तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो जो ट्रांस एमाइनेशन होता है उसमें जो हमारा एमाइनो ग्रुप है, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कीटो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रांस एमाइनेसिस या फिर एमिनो ट्रांसफिरेज एंजाइम। कुछ साइलेंट फीचर्स हैं ट्रांस एमाइनेशन के, वो एक बार देख लेते हैं। जो ट्रांस एमाइनेसिस एंजाइम्स होते हैं उनको एक कोएंजाइम की जरूरत पड़ती है जिसको हमने बोला है पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट पीएलपी, जो हमारा विटामिन B6 से डिराइव्ड होता है। ये आप याद रख सकते हो। ये जो पर्टिकुलर रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है, इसमें कोई भी फ्री एमिनो ग्रुप लिबरेट नहीं होता है। जो फ्री एमिनो ग्रुप किस में लिबरेट होता था, डीएमाइनेशन में लिबरेट होता था, ट्रांस एमाइनेशन में लिबरेट नहीं होगा। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ एमिनो ग्रुप, बस इतना होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो ट्रांस एमाइनेशन होता है इसमें जो पर्टिकुलर एमिनो एसिड का जो ट्रांसफर हो रहा है एमिनो ग्रुप का, ये क्या करता है, एनर्जी को जनरेशन करते हैं। क्योंकि अभी आपने देखा पाथवे में जो हमारा एमिनो ग्रुप था वो किसमें, कीटो में कन्वर्ट हो रहा था, एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा था, ठीक है, फैट में कन्वर्ट हो रहा था। तो ये सारे के सारे सोर्स किसको जनरेट करते हैं, एनर्जी को जनरेट करते हैं। उसके बाद जो हमारा ट्रांस एमाइनेसिस एंजाइम्स है ये क्या करता है, पर्टिकुलर पेयर्स में काम करता है एमिनो और कीटो एसिड्स में। तो इसमें को क्या होते हैं, पर्टिकुलरली दो इसमें एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं जिसका नाम है एस्पार्टेट ट्रांस एमाइनेज और एलानिन ट्रांस एमाइनेज। एस्पार्टेट और एलानिन क्या है, हमारे यहाँ पे एमिनो ग्रुप हैं जो किसके हेल्प में करते हैं, एंजाइम्स की हेल्प में काम करते हैं। ये क्या करते हैं, पर्टिकुलर ये कंट्रीब्यूशन करके आपस में क्या बनाते हैं, ट्रांस एमाइनेशन का फॉर्मेशन करते हैं। ट्रांस एमाइनेशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एमिनो ग्रुप, यानी कि एमिनो ग्रुप को दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूशन करने में ये हेल्प करती है। नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड के प्रोडक्शन में ये हेल्प करती है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ सेल। कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म दोनों ही प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होती हैं। सेकेंड यूटिलाइजेशन प्रोसेस आती है डीएमाइनेशन। डीएमाइनेशन का मतलब क्या है, जिसमें हमारा क्या होगा, लिबरेशन होगा एमोनिया का, ठीक है, यानी कि NH2 किस में कन्वर्ट होगा, NH3 फ्री अमोनिया में क्या होगा, ये कन्वर्ट होगा। ठीक है,
तो डीएमाइनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ एमिनो ग्रुप फ्रॉम द एमिनो एसिड एज NH3 इज डीएमाइनेशन, जिसमें क्या होता है NH2 यानी कि जो हमारा एमिनो ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी एमाइनेशन यानी कि अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा, NH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, डीएमाइनेशन जो होता है वो लिबरेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम यूरिया सिंथेसिस होता है। इसमें डीएमाइनेशन में क्या होता है, जो हमारा फ्री अमोनिया होता है वो किसमें आगे जाके कन्वर्ट हो जाता है, यूरिया साइकिल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जबकि जो हमारा ट्रांस एमाइनेशन था इसमें सिर्फ क्या होता था, ओनली एमिनो ग्रुप का सफल होता था। ठीक है, इसमें कोई एक्स्ट्रा कन्वर्टेबल नहीं होता था, ओनली क्या होगा, एमिनो ग्रुप का सफल होगा। जबकि डीएमाइनेशन फ्री अमोनिया से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यूरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या है, ऑक्सीडेटिव भी हो सकती है प्रोसेस और नॉन ऑक्सीडेटिव भी हो सकती है, यानी कि डीएमाइनेशन में दो टाइप के प्रोसेस होती है, ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन और नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन। सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन क्या होता है। तो ऑक्सीडेटिव का मतलब होता है एडअप ऑफ ऑक्सीजन, यानी जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का एडअप होता है। तो ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन जो होता है वो क्या होता है, लिबरेशन ऑफ फ्री अमोनिया फ्रॉम द एमिनो ग्रुप ऑफ एमिनो एसिड कपल्ड विद ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहाँ पे जो आपको डायग्राम दिख रहा है जिसमें हमारा एल ग्लूटामेट से ये कन्वर्टेबल हो रहा है, यहाँ पे क्या है, हमारे पास कितने ऑक्सीजन है, एक बार काउंट कर लेते हैं, 2 यहाँ पे हैं और 2 यहाँ पे, यानी कि टोटल 4 हैं। जबकि जब हमारा अल्फा कीटो ग्लूटरेट बन रहा है तो 2 हमारे यहाँ पे हैं, 1 हमारा ये है और 2 हमारे, यानी कि टोटल 5 हमारे पास ऑक्सीजन है। तो यानी कि यहाँ पे ये जो एडअप हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन। ये जो मेनली होता है ये लीवर और किडनी में होता है। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन कौन से पार्ट्स में होता है, तो लीवर और किडनी में होता है। जो हमारा ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन का पर्पस होता है वो मेनली क्या होता है, NH3 यूरिया सिंथेसिस अमोनिया के लिए होता है, जिसमें जो हमें किस में चाहिए होती है, यूरिया सिंथेसिस में चाहिए होती है, अल्फा कीटो एसिड्स में चाहिए होती है, इस टाइप के रिएक्शन में चाहिए होती है एनर्जी को जनरेशन करने के लिए। ठीक है, तो ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन वो होता है जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, एडिशन होता है। नेक्स्ट हमारा आता है नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन। नॉन ऑक्सीडेटिव का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इसमें ऑक्सीजन का एडिशन नहीं होगा बट इसमें फ्री लिबरेशन होगा, ठीक है, अमोनिया का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मेनली जो हमारे एमिनो एसिड्स होते हैं कैन बी डीएमाइनेटेड टू लिबरेट NH3 यानी कि अमोनिया विदाउट अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, यानी कि इसमें कोई भी ऑक्सीजन का एडिशन नहीं होगा बट डीएमाइनेशन यानी कि लिबरेशन ऑफ फ्री अमोनिया होगा ही होगा। ठीक है, तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है एमिनो एसिड डीहाइड्रेज, एज का मतलब यहाँ पे क्या है, एंजाइम्स की हेल्प में होगा। तो अगर बात की जाए सेरीन, थेरोनिन और होमोसेरिन्स की, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, आर द हाइड्रोक्सी एमिनो एसिड्स, ये क्या होते हैं, हाइड्रोक्सी एमिनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, ये पर्टिकुलरली किस में आते हैं, नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन में आते हैं, यानी कि इसमें ऑक्सीजन का एडिशन नहीं होगा, कैटेलाइज्ड बाय PLP, ठीक है, डिपेंडेंट डिहाइड्रेज, यानी कि जिसको हम क्या बोलेंगे, डिहाइड्रेज बोलेंगे। तो अगर हम सेरीन, थेरोनिन और होमोसेरिन्स की जो रिएक्शंस है, ठीक है, डिहाइड्रेट्रेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में कराते हैं तो ये हमें रिस्पेक्टिव अल्फा कीटो एसिड्स प्रोड्यूस कराते हैं। ठीक है, इन और ये क्या करेंगे, अमोनिया जो है वो उसको क्या करेंगे, फ्री करेंगे। ठीक है, लिबरेशन ऑफ फ्री अमोनिया रिलीज करेंगे। सेकेंड हमारा आता है एमिनो एसिड डीसल्फाइड्रेज। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे सिस्टीन की जो पर्टिकुलर रिएक्शंस है डीसल्फाइड्रेज एंजाइम्स की हेल्प में करेंगे। ठीक है, तो इसमें मेनली क्या होगा, हमारा हमें मिलेगा पायरुवेट। ठीक है, और किसकी प्रेजेंस में मिलेगा, ये हमारा क्या है, यहाँ पे NH3 यानी कि अमोनिया क्या करेगा, फ्री लिबरेशन होगा और साथ साथ हमें इसमें क्या मिलेगा, सल्फर एमिनो एसिड्स भी मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यूरिया साइकिल की। यूरिया क्या होता है, तो यूरिया हमारा लास्ट कंपोनेंट्स होता है जब एमिनो एसिड्स का मेटाबॉलिज्म होता है या फिर जब प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है तो लास्ट हमारा क्या बनता है, यूरिया बनता है। ठीक है, तो यूरिया हमारा कैसे बनता है ये हम देख लेते हैं एक बार। इस पर्टिकुलर साइकिल में होता क्या है कि जब हमारा क्या होता है, डीएमाइनेशन होता है, तो डीएमाइनेशन में हमारा जो एमिनो ग्रुप होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्री अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये आपको पता होगा।
ये मेनली कब होता है, जब हमारा क्या होता है, इसमें से एक जो हमारा नाइट्रोजन है वो किस में चला जाता है, अमोनिया में चला जाता है, यानी कि हमारा जो NH2 होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, NH3 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, फिजियोलॉजिकल पीएच अमोनिया, ठीक है, एग्जिट एज अमोनियम आयन, यानी कि ये किस में एग्जिट होती है, अमोनियम आयन में एग्जिट होती है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होती है। क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी में इंटरनली एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करके रखती है, NH4 यानी कि अमोनियम। ठीक है, उसके बाद द प्रोडक्शन ऑफ NH3 अकर फ्रॉम द एमिनो एसिड्स, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ये जो अमोनिया है, ठीक है, अमोनिया किससे बन रही है, एमिनो एसिड से बन रही है, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसएमाइनेशन, जिसमें क्या हो रहा था, ट्रांसफर हो रहा था एमिनो ग्रुप का, और डीएमाइनेशन। ठीक है, biogenic amines amino group of purine and pyrimidine by the reaction of intestinal bacteria ureas और यूरिया। तो जब डीएमाइनेशन और ट्रांसएमाइनेशन हो रहा था तो लास्ट में जो पर्टिकुलर हमारा जो प्रोडक्ट बनता था वो यूरिया बनता था। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता था, यूरिया किसके थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता था, यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता था। एक बार यूरिया साइकिल के बारे में पढ़ते हैं कि यूरिया साइकिल क्या होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एंड प्रोडक्ट होता है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का या फिर एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म का। जो हमारा यूरिया होता है वो एंड प्रोडक्ट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, मेनली जो हमारा नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन ऑफ एमिनो एसिड्स, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, जो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक है। ठीक, उसके बाद ये जो पर्टिकुलर टॉक्सिक सब्सटेंस है अमोनिया, ये किस में कन्वर्ट हो जाता था, यूरिया में, और उसके बाद ये डिटॉक्सिफाई हो जाता था। ठीक है, उसके बाद यूरिया अकाउंट फॉर 80 to 90% ऑफ द नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस एक्सक्रीटेड इन यूरिन। और उसके बाद फिर क्या होता था, यूरिया में कितने 80 to 90% जो नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस थे वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाते थे। क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक है। यूरिया जो सिंथेसाइज होता है वो लीवर में होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। और ट्रांसपोर्ट कहाँ से होता है, किडनी से होता है, और क्योंकि ये इसको क्या करना है, यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट करना है। तो अगर सिंथेसाइज्ड की बात आए तो लीवर में सिंथेसाइज होता है और ट्रांसपोर्ट ये किडनी में होता है, जिसकी वजह से ये इजीली यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाए। अगर यूरिया साइकिल के फर्स्ट मेटाबॉलिक साइकिल है, ठीक है, जिसको जो इंट्रोड्यूस किया था वो किया था हैंस कर्ब्स और कर्ट हैंसलिट, जो कब हुआ था 1932 में इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। ये फर्स्ट मेटाबॉलिक साइकिल है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, कर्ब्स हैंसलेट साइकिल भी बोला जाता है। तो आप इसको कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यूरिया साइकिल के पाथवे की, जो इसका आपको इस पर्टिकुलर डायग्राम में शो हो रहा है। ठीक है, बट इससे पहले हम इसका एक बार बेसिक पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं कि कैसे हमारा अमोनिया से ये हमारा यूरिया में कंडक्ट होता है। ठीक है, तो जो यूरिया होता है वो 2 एमिनो ग्रुप से मिलकर बना होता है, जिसमें से एक हमारा अमोनिया और दूसरा हमारा एस्पार्टेट होता है। ठीक है, कार्बन एटम्स जो सप्लाई होते हैं इस पर्टिकुलर पाथवे में वो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से प्रेजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सेल में क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंस रहती है। ठीक है, यूरिया जो है, यूरिया सिंथेसिस वो 5 स्टेप साइकिल प्रोसेस है, यानी कि 5 स्टेप में पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें 5 एंजाइम्स इंक्लूड होते हैं, यानी कि 5 एंजाइम्स की हेल्प से ही हम इसको प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। जिसमें से फर्स्ट 2 एंजाइम्स जो होते हैं वो सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, और कहाँ पे सिंथेसाइज्ड होता है, लीवर में सिंथेसाइज्ड होता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में 2 एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और बाकी के जो होते हैं वो साइटोसोल यानी कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। अब बात कर लेते हैं पर्टिकुलर पाथवे की, जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, मेनली होता है क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया मिलके हमारा क्या बनाती है, कार्बामोइल फॉस्फेट को बनाती है। ठीक है, अब कार्बामोइल फॉस्फेट क्या करता है पर्टिकुलर, ये हमारा बनाता है सिट्रुलिन। ठीक है, सिट्रुलिन क्या करता है, एस्पार्टेट को रिलीज करता है, और उसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, आर्जिनोसक्सिनेट में कन्वर्ट हो जाता है। आर्जिनोसक्सिनेट क्या करता है, आर्गिनिन में कन्वर्ट हो जाता है और फ्यूमेरेट को रिलीज कर देता है।
ठीक है। आर्जिनिन जो है वो क्या करते हैं, यूरिया को रिलीज कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा जो है वो यूरिया का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे जो आपको पर्टिकुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है, हमारा यूरिया का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो आर्जिनिन क्या करता है, ऑर्निथीन बनाता है। ये जो ऑर्निथीन होता है ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स में काम करता है, यानी कि कार्बोमोइल फॉस्फेट और ऑर्निथीन क्या मिलके बनाते हैं आपस में, ये दोनों जो बनाते हैं ये हमारा सिट्रुलिन बनाते हैं। सिट्रुलिन बनाने के बाद यानी कि इस प्रोसेस में ये क्या होता है, रिवर्सिबल होता रहता है, ये कंटिन्यूटी में चलता रहता है। तो यहाँ पे ये जो ऑर्निथीन है और कार्बोमोइल फॉस्फेट है ये आपस में मिलके सिट्रुलिन बनाते हैं, इसीलिए इस पर्टिकुलर पाथवे को ऑर्निथीन पाथवे भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, ये प्रोसेस तो चलती रहती है, रिपीटेड चलती रहती है, तो इसलिए इसको ऑर्निथीन प्रोसेस भी बोला जाता है। पिछली पर्टिकुलर स्लाइड में हमने देखा था कि यूरिया साइकिल का पाथवे क्या होता है। ठीक है, अभी हम इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको बताया था कि जो यूरिया साइकिल है वो 5 स्टेप में कंप्लीट होता है, 5 एंजाइम इसमें यूज होते हैं। स्टार्टिंग की जो 2 प्रोसेस होती हैं, ठीक है, वो हमारा किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और बाकी की जो प्रोसेस होती है वो हमारे सेल के साइटोसोल में कंप्लीट होती है। ठीक है, तो 2 हमें अब देखना है इस पर्टिकुलर स्टेप्स के माध्यम से कि कौन कौन से एंजाइम्स कहाँ पे रिलीज होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारी सिंथेसिस है, सिंथेसिस ऑफ कार्बोमोइल फॉस्फेट। कार्बोमोइल फॉस्फेट किससे बन रहा था, जब हम क्या कर रहे थे, CO2 और अमोनिया को आपस में जोड़ रहे थे तो हमारा कार्बोमोइल फॉस्फेट बन रहा था इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोमोइल फॉस्फेट सिंथेसिस फर्स्ट। ये यहाँ पे क्या है, एंजाइम है। ठीक है, इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर 2 ATP इसमें कंज्यूम होती है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, रेट लिमिटिंग है, और कहाँ पे होती है ये पर्टिकुलर, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ पे सिंथेसाइज होता है यूरिया का, मेनली हमारा लीवर में होता है, तो ये लीवर का सेल का माइटोकॉन्ड्रिया में ये पर्टिकुलर प्रोसेस होगी। सेकंड इसमें आता है फॉर्मेशन ऑफ सिट्रुलिन। अब हमारा क्या है, कार्बोमोइल फॉस्फेट से सिट्रुलिन बनेगा, यानी कि सिट्रुलिन सिंथेसाइज होगा किससे, कार्बोमोइल फॉस्फेट से हमारा क्या सिंथेसाइज होगा, सिट्रुलिन सिंथेसाइज होगा। कौन सा एंजाइम इसमें यूज होगा, ऑर्निथीन ट्रांसकार्बोमोइलेज। ठीक है, ये हमारा क्या है, एंजाइम है। ठीक, उसके बाद फिर से जो ऑर्निथीन है रीजनरेटेड है और ये किस में यूज होता है, यूरिया साइकिल में यूज होता है। ठीक है, तो ये आपको इसमें याद रखना है। कहाँ पे होगी ये प्रोसेस, मेनली माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, और उसके बाद ये किस में ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी, साइटोसोल में ये ट्रांसफर हो जाएगी। अब थर्ड स्टेप हमारा आता है सिंथेसिस ऑफ आर्गिनोसक्सिनेट। ठीक है, आर्गिनोसक्सिनेट किससे बनता है, अब हमारा क्या है, सिट्रुलिन से क्या बनेगा, आर्गिनोसक्सिनेट बनेगा। किसकी प्रेजेंस में बनेगा, एस्पार्टेट को रिलीज करेगा, इसकी प्रेजेंस में बनेगा। ठीक है, मेनली, और ये कहाँ पे होगा, ये हमारा सेल का साइटोसोल्स में होगा, यानी कि ये जो थर्ड स्टेप है ये हमारा किस में होगा, साइटोसोल्स में होगा। उसके बाद सेकंड एमिनो ग्रुप ऑफ यूरिया इज इनकॉर्पोरेटेड इन दिस रिएक्शन। ठीक है, इसमें मेनली ATP का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, कौन कौन सा इसमें यूज होता है, AMP एंड पायरोफॉस्फेट इसमें यूज होता है। थर्ड स्टेप इसमें ये था। नेक्स्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप आता है इसमें, क्लेवेज ऑफ आर्गिनोसक्सिनेट। आर्गिनोसक्सिनेट क्या करता है, आर्गिनोसक्सिनेट हमें आर्गिनिन प्रोड्यूस कराता है विद द हेल्प ऑफ फ्यूमेरेट। ये क्या करता है, फ्यूमेरेट को रिलीज करता है। ठीक है, आर्गिनिन जो होता है वो यूरिया का प्रिकर्सर होता है। प्रिकर्सर का मतलब है जो यूरिया को प्रोड्यूस कराने में हेल्प करता है, एज ए प्रिकर्सर यूज होता है। ठीक है, फ्यूमेरेट जो होता है यहाँ पे लिबरेट हो जाता है फ्रीली, यानी कि ये फ्री हमें मिलेगा, फ्रीली फ्यूमेरेट मिलेगा, जो किससे कनेक्ट होता है, TCA साइकिल से, और ग्लाइकोजिनोलाइसिस से ये कनेक्ट होता है। ठीक है, लास्ट स्टेप इसमें आता है फिफ्थ, और जो हमारा मेन पर्पज है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, यानी कि फिफ्थ स्टेप में हमारे पास यूरिया का फॉर्मेशन हो जाएगा जब हमारे पास जो आर्गिनिन है, ठीक है, वो फाइनल पर्टिकुलर एंजाइम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आर्गिनेज इज द फिफ्थ एंड फाइनल एंजाइम, किसकी हेल्प से, आर्गिनेज, यानी कि जो हमारे पास आर्गिनिन था वो क्या करेगा, यूरिया में कन्वर्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ आर्गिनेज। ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो जाता है, पर्टिकुलर कन्वर्ट हो जाता है। ऑर्निथीन जो होता है वो रीजनरेटेड हो जाता है, और उसके बाद फिर से क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। इसीलिए जो ऑर्निथीन होता है, ऑर्निथीन किसके साथ मिलता है, पर्टिकुलर फर्स्ट स्टेप के साथ मिलता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप के साथ मिलने के बाद वो फिर से रीजनरेट हो जाता है, क्योंकि ये जो साइकिल है ये कुछ इस टाइप से चलती है। ठीक है, तो ये क्या है, स्टार्टिंग से कुछ इस टाइप से चलती है, तो ये आपस में क्या है, कनेक्टेड रहते हैं, ऑर्निथीन।
ऑर्निथिन। उसके बाद तो इसमें यही मेंशन किया गया कि जब यूरिया हो जाएगा, यूरिया के बाद फिर से ऑर्निथिन जो है वो रीजनरेट हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर हो जाएगा और उसके बाद फिर से ये साइकिल जो है वो रिपीटेड चलता जाएगा। तो ये आपको यहाँ पे इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ यूरिया साइकिल, यानी कि यूरिया साइकिल का रेगुलेशन कैसे होता है, कैसे हम यूरिया बना सकते हैं। ठीक है, तो जो मेनली हमारा यूरिया साइकिल का रेगुलेशन होता है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयंस लीवर में, यानी कि कंसंट्रेशन कितनी है लीवर में अमोनियम आयंस की, इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। ठीक है, अगर कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन इज हाई, यानी कि अगर ज्यादा होगी, ठीक है, तो जो यूरिया साइकिल का एक्टिवेशन होगा किसमें कन्वर्ट होने के लिए, अमोनिया से किसमें कन्वर्ट होने के लिए, यूरिया साइकिल में, वो भी क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, तो इसमें मेनली क्या होता है, और वाइस वर्सा का मतलब अपोजिट भी हो सकता है। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन इज हाई, द यूरिया साइकिल इज एक्टिवेटेड टू कन्वर्ट अमोनिया। ठीक है, तो जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा अमोनियम आयन का उतना ही ज्यादा हमारा क्या होगा, कन्वर्टेबल होगा यूरिया साइकिल में। ठीक है, सेकंड नेक्स्ट वाला जो अनदर इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है वो डिपेंड करता है एबिलिटी ऑफ सबस्ट्रेट, यानी कि जितनी ज्यादा एबिलिटी होगी सबस्ट्रेट की उतना जल्दी यूरिया साइकिल कंप्लीट होगा। जिसमें हमें जो सबस्ट्रेट की जरूरत पड़ती है उसमें जैसे लाइक अमोनिया, बाइकार्बोनेट और ऑर्निथिन भी क्यों पड़ती है, क्योंकि ऑर्निथिन से ही हमारा क्या बनता है, रिपीटेड प्रोसेस चलता है यूरिया साइकिल का। ठीक है, नेक्स्ट द एक्टिविटी ऑफ द यूरिया साइकिल इज ऑल्सो रेगुलेटेड बाय हार्मोन्स, यानी कि ये जो पर्टिकुलर यूरिया साइकिल का रेगुलेशन है इसमें कुछ हार्मोन्स भी इंक्लूड होते हैं, जैसे कि इंसुलिन, ग्लाइकोजन, ठीक है, कॉर्टिसोल्स। ठीक है, इंसुलिन और ग्लाइकोजन मस्ट होते हैं। एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं तो जो हमारा यूरिया साइकिल्स एंजाइम्स होता है मेनली वो क्या करता है, एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, मॉड्यूलेट करता है। ठीक है, कॉर्टिसोल्स कैन इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम दैट कन्वर्ट आर्गिनिन टू ऑर्निथिन, यानी कि इसमें कहीं ना कहीं जो पर्टिकुलर साइकिल्स है इसमें जो एंजाइम्स इंक्लूड होते हैं, जो हार्मोन्स इंक्लूड होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं इसके रेगुलेशन पे इफेक्ट डालते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन क्या होता है, तो डीकार्बोक्सिलेशन मैं आपको इस डायग्राम के अकॉर्डिंग समझाऊंगी। यहाँ पे जो है ये पर्टिकुलर एमिनो एसिड का डायग्राम है। ठीक है, अगर हम इसमें से ये आपका क्या है COO यानी कि CO2 को हम क्या कर दें, यहाँ पे रिलीज कर दें, तो हमारे पास क्या बनता है, एमाइन बनता है। ठीक है, तो जब डीकार्बोक्सिलेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम CO2 को रिमूव करा देते हैं और एमिनो एसिड्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एमाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं। दैट इज द बेसिक डेफिनेशन, बस इतना आपको इसमें लिखना है। तो डीकार्बोक्सिलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें से जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है और एमिनो एसिड से क्या बन जाता है, एमाइन बन जाता है। ठीक है, एमाइन ग्रुप बन जाता है, दैट इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन, जिसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। ठीक है, इसमें पर्टिकुलर एक एंजाइम्स यूज होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम बोलते हैं, और इस पूरी प्रोसेस को हम डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो डीकार्बोक्सिलेशन एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं तो एग्जांपल्स हैं जैसे हिस्टिडीन को अगर हम डीकार्बोक्सिलेट करते हैं तो ये हिस्टेमाइन बन जाता है। ठीक है, फर्स्ट ये हो गया। उसके बाद जो हमारा एमिनो एसिड ग्लूटामिक एसिड अगर हम इसको डीकार्बोक्सिलेट करते हैं तो ये हमारा क्या बनाता है, गामा एमिनो ब्यूट्रिक एसिड बनाता है। ठीक है, तो जो हमारा डीकार्बोक्सिलेशन होता है ये क्या करता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में, बायोलॉजिकल प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए, बायोलॉजिकल प्रोसेस को रेगुलेशन करने के लिए ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे एमिनो एसिड हिस्टिडीन इज डीकार्बोक्सिलेटेड टू फॉर्म हिस्टेमाइन। ठीक है, जो क्या करता है, हिस्टेमाइन क्या करता है, ये हमारा पर्टिकुलर डाइजेशन में, इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करता है, यानी कि फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कराने में, को रेगुलेट कराने में हेल्प करता है। ठीक है, ऐसे ही सेम क्या है, एमिनो एसिड ग्लूटामिक एसिड, इसको अगर डीकार्बोक्सिलेट करेंगे तो ये क्या देगा, न्यूरोट्रांसमीटर गाबा देगा। ठीक है, जो हमारा किस में होता है, न्यूरोनल एक्टिविटी को रेगुलेट करने में हमारी हेल्प करता है। तो ये पर्टिकुलर प्रोसेस है डीकार्बोक्सिलेशन की। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं डिसऑर्डर ऑफ अमोनिया मेटाबॉलिज्म, यानी कि अगर हमारी बॉडी में अमोनिया के मेटाबॉलिज्म में कोई डिसबैलेंस होता है तो कौन कौन से डिसऑर्डर हमें कॉज हो सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट आता है इसमें हमारा हाइपर अमोनिया, नेम से डिफाइन हो रहा है। इसमें क्या होगा, अमोनिया का जो रेगुलेशन होगा, अमोनिया का जो स्टोरेज कैपेसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, ज्यादा
ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें डिजीज कॉज होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो मेनली होता है क्या है इसमें, जो हमारा यूरिया सिंथेसिस होता है ड्यू टू डिफेक्ट इन एनी वन ऑफ द 5 एंजाइम। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, अमोनिया क्या था, अमोनिया क्या करता था, जो हमारा कहाँ से होता था, यूरिया सिंथेसिस से होता था। तो उसमें से कोई अगर एक पर्टिकुलर एंजाइम हमारा डिफेक्ट हो जाता है तो ये पूरी की पूरी जो सिंथेसिस है वो क्या हो जाएगी, डिसबैलेंस हो जाएगी। ठीक है, ऑल दिस डिसऑर्डर लीड्स टू हाइपर अमोनिया एंड कोज हिपैटिक कोमा एंड मेंटल रिटार्डेशन। यानी कि ये जो पर्टिकुलर डिसऑर्डर है ये हमारा किस में कोज होगा, हाइपर अमोनिया में कोज होगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो अमोनिया का एक्सक्रीशन है वो नहीं हो पाएगा प्रॉपर तरीके से, जिसकी वजह से उसकी जो अमाउंट है वो ज्यादा हो जाएगी, जिससे हमें हिपैटिक कोमा कोज हो सकता है या फिर मेंटल रिटार्डेशन कंडीशन हो सकती है। ठीक है, अगर आपको क्या है कि हाइपर अमोनिया कोज होता है तो आपको हिपेटाइटिस हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है कि पर्टिकुलर जो यूरिया सिंथेसिस है वो भी डिफेक्टिव हो सकती है, NH3 एक्यूमुलेट्स हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट इसमें आता है रिलेटेड टू अमीनो एसिड, यानी कि अगर हमारे मेटाबॉलिज्म, अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में कुछ एबनॉर्मेलिटी आ रही है तो हमें कौन कौन सी डिजीज कोज हो सकती है। तो फर्स्ट इसमें आता है अमीनो एसिड यूरिया, नेम से डिफाइन हो रहा है। इसमें मेनली क्या होगा, ये एक ऐसी टर्म्स है, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारा जो यूरिनरी एक्सक्रीशन होगा उसमें हमें अमीनो एसिड शो होगा। ठीक है, अमीनो एसिड यूरिया यानी कि यूरिनेशन, यूरिन में हमें अमीनो एसिड का एक्सक्रीशन दिखेगा, शो होगा। ठीक है, जो मेनली किसकी वजह से होता है, जब हमारा पर्टिकुलर जो मेटाबॉलिज्म है अमीनो एसिड का वो डिफेक्ट हो जाता है, अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है। ठीक है, मेनली ये हमारा किस पे इफेक्ट डालता है, मेंटल रिटार्डेशन पे इफेक्ट डालता है, मेंटल कंडीशन पे इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फिनाइल कीटोयूरिया, जिसको हम PKU भी बोलते हैं। ये क्या है, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो हमारा कब होती है, जब हमारे अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, मेनली कब होता है, ये हिपैटिक एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ठीक है, इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा फिनाइल एलानिन है वो टिश्यू और ब्लड में एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है, एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो यूरिन का एक्सक्रीशन है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और कहीं ना कहीं फिनाइल एलानिन यूरिन में शो होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इस डिस्टर्बेंस की वजह से जो हमारा मेटाबॉलिज्म है फिनाइल एलानिन का पर्टिकुलर, ये क्या करता है, कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस क्रिएशन कर देता है। ठीक है, जो मेनली क्या करता है, एक्सेसिव प्रोडक्शन करता है, यानी कि सबसे ज्यादा बनाता है फिनाइल पायरेट को, फिनाइल एसीटेट को, फिनाइल ग्लूटामाइन को। ठीक है, ये ज्यादा से ज्यादा बनाना स्टार्ट कर देता है। अब इस पर्टिकुलर मेटाबोलाइट्स में, यानी कि ये जितने भी मेटाबोलाइट्स हैं ये क्या करते हैं, यूरिन में हाई कंसंट्रेशन में एक्सक्रीट होने स्टार्ट हो जाता है। यानी कि इस पर्टिकुलर डिजीज में PKU में जितने भी मेटाबोलाइट्स हैं वो हाईली क्या हो जाते हैं, कंसंट्रेशन में आ जाते हैं और यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होना स्टार्ट हो जाते हैं। फिनाइल एसीटेट जो है, अगर फिनाइल एसीटेट यूरिन में प्रेजेंट हो जाता है, ठीक है, क्यों, ये भी क्या है, मेटाबोलाइट्स है, तो ये क्या करता है, जो हमारा यूरिन है उसके ऑर्डर को एक माउसी ऑर्डर की तरह, यानी कि एक माउस जैसी ऑर्डर स्मेल होना स्टार्ट हो जाएगी, देना स्टार्ट कर देगा। अगर आप टेस्ट करोगे और ऑर्डर अगर उसमें आपका दिखता है तो वो आपको लाइक माउसी ऑर्डर लाइक दिखा आपको शो होगा। क्लिनिकल कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो मेंटल रिटार्डेशन और हाइपोपिगमेंटेशन इसके क्लिनिकल कंडीशन है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट डिजीज के बारे में, अल्केप्टोन्यूरिया, जिसको हम ब्लैक यूरिन डिजीज भी बोलते हैं। ठीक है, ब्लैक यूरिन डिजीज इसको क्यों बोलते हैं ये मैं बताऊंगी, लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं कि ये होता क्या है। तो ये बहुत रेयर और जेनेटिक डिसऑर्डर है जो मेनली तब होते हैं जब हमारे जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो ब्रेक डाउन नहीं हो पाते, स्पेशली कौन से एमिनो एसिड, फिनाइल एनालिन और टायरोसिन, यानी कि ये वो दो एंजाइम्स एमिनो एसिड्स हैं जो ब्रेक डाउन नहीं होने पे ये हमें डिजीज हो सकती है। ठीक है, अगर ये ब्रेक डाउन नहीं होते तो मेनली क्या होता है, एक्यूमुलेशन होने लगता है। एक्यूमुलेशन किसका होने लगता है, होम्योजेनेटिक एसिड्स का एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है कनेक्टिव टिश्यू में, कार्टिलेज में, बोन्स में, जिसकी वजह से हमें अल्केप्टोन्यूरिया हो जाता है। ठीक है, मेनली ये होता किसकी वजह से है, तो जो हमारा एक एंजाइम्स होता है अल्केप्टोन्यूरिया में,
इस पर्टिकुलर डिजीज में एक एंजाइम्स होता है होमोजेनिस्टिक ऑक्सीडेज एंजाइम, ठीक है, जो हमारे टायरोसिन के मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर इसमें क्या हो जाएगा, डिफेक्ट हो जाएगा, डिस्टरबेंस हो जाएगा, तो हमारा जो टायरोसिन है फिनाइल एनालिन है वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा, और जिसकी वजह से हमें एल्केप्टोन्यूरिया डिजीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसमें आपको क्या है याद रखना है, ये किसकी वजह से होता है, ये मेनली फिनाइल एनालिन और टायरोसिन एमिनो एसिड्स की वजह से होते हैं, जब उनका ब्रेकडाउन नहीं हो पाता। और इनका ब्रेकडाउन कौन करते हैं, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, होमोजेनिस्टिक ऑक्सीडेज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो अगर वो ये प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा तो जो हमारा होमोजेनिस्टेज एक्यूमुलेट हो जाएगा टिश्यू में, ब्लड में, और ये हमारा यूरिन में एक्सक्रीट आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मेनली हमें इसमें ये चीजें ध्यान रखनी है। अब इसको ब्लैक और यूरिन डिजीज क्यों बोला जाता है, क्योंकि अगर किसी पेशेंट को ये कंडीशन है और जो उसका यूरिन है वो अगर एयर के एक्सपोजर में आता है, एयर की प्रेजेंस में आता है, तो उसका जो कलर है वो ब्लैक और ब्राउन हो जाता है। इसकी वजह से इसको ब्लैक यूरिन डिजीज भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अगर सिम्टम्स की मैं बात करूं एल्केप्टोन्यूरिया की, तो मेनली इसमें जो यूरिन का कलर है वो डार्क हो जाता है, यानी कि डार्क ब्लैक हो जाएगा या फिर ब्राउन हो जाएगा। ठीक है, पेन, जॉइंट पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, स्टिफनेस होना स्टार्ट हो जाएगा, स्पेशली इन द स्पाइन और लार्ज जॉइंट्स जैसे कि हिप और नी, तो इसमें पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। दैट इज द सिम्टम्स ऑफ एल्केप्टोन्यूरिया। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट डिजीज के बारे में, जिसका नाम है जॉइंटिस। जॉइंटिस को आप हिंदी में बोलते हो पीलिया। इसमें मेनली क्या होता है, जो हमारी स्किन का कलर है वो पीला पड़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्यों होता है, इसका मेन रीजन है बिलिरुबिन। जब हमारी बॉडी में बिलिरुबिन या ब्लड में, जब हमारी ब्लड में बिलिरुबिन ज्यादा अमाउंट में होना स्टार्ट हो जाएगा तो हमें जॉइंटिस कोज हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा ब्लड है वो किससे मिलके बना है, हमारा जो ब्लड होता है वो हमारा बना है हीमोग्लोबिन, हीम प्लस ग्लोबिन। ठीक है, और हीम का मतलब साफ सीधा होता है ऑक्सीजन। तो जब हमारा हीम और प्लस ग्लोबिन ये बनाता है हमारा बिलिरुबिन। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, हीम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। बिलिरुबिन क्या करता है, बिलिरुबिन रिडक्टेज की हेल्प से बिलिरुबिन बनाता है। जब ये प्रोसेस काफी बढ़ जाती है ब्लड में, तो इसमें होता क्या है, मेनली जॉइंटिस कोज हो जाता है, जिसमें आपकी बॉडी का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, येलो में हो जाएगा। मेनली ये एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म के डिसऑर्डर से कॉज्ड होता है, जिसमें हमारा जो बिलिरुबिन है वो क्या है, बॉडी में बढ़ता रहता है। ठीक है, उसके बाद ये जो बिलिरुबिन है ब्लड में बढ़ता रहता है, बिल्डअप होता रहता है, जिसकी वजह से हमें जॉइंटिस कोज हो जाता है। जेनेटिक डिसऑर्डर है एक हमारा गिलब्रिट सिंड्रोम। ये भी क्या है, जॉइंटिस की वजह से कॉज होता है ड्यू टू प्रॉब्लम विद बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म, यानी कि अगर बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म सही से नहीं होगा तो आपको गिलब्रिट सिंड्रोम भी हो सकता है। ठीक है, गिलब्रिट सिंड्रोम जो है ये एक टाइप की डेफिशिएंसी है एंजाइम्स की, जिसका नाम है यूडीपी, ग्लाइकोसाइल ट्रांसफेरेज। ये एक टाइप का एंजाइम्स है जिसकी वजह से, जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से ये होता है। क्यों, क्योंकि मेटाबॉलिज्म की जो एक्टिविटी होती है वो क्या करती है, पर्टिकुलर एंजाइम्स की हेल्प से एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में कोज होती है। जैसे यूरिया साइकिल है, इसमें 5 एंजाइम चाहिए। ठीक है, ऐसे ही अगर ये एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाएगी या फिर एंजाइम में कोई एक्टिविटी डिसबैलेंस हो जाएगी तो ही हमें मेटाबॉलिज्म में डिजीज कोज हो जाएगी। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है कि कौन से पर्टिकुलर एंजाइम की डेफिशिएंसी या डिस्टर्बेंस से कौन सी डिजीज होती है। जैसे जॉइंटिस जो होता है वो बिलिरुबिन के बढ़ जाने की वजह से होता है, तो हमें उसको क्या है, मेंटेन करना है। मेंटेन कैसे करेंगे, बाइल का जो मेटाबॉलिज्म होता है, बाइल का जो सिक्रेशन होता है वो कहाँ से होता है, आपका लीवर से होता है। तो हमें अपने लीवर को मेंटेन करके चलना है। ठीक है, इसमें क्या है, मेनली कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन सो दैट इट कैन बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। इसके लिए इसको क्या किया जाता है, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। विदाउट दिस एंजाइम बिलिरुबिन बिल्डअप इन द ब्लड कैन लीड टू जॉइंटिस, जो कि मैंने आपको बताया। इस एंजाइम के बिना जो अगर बिलिरुबिन बढ़ रहा है तो वो जॉइंटिस कोज कर सकता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन है, तो ये मेनली मेटाबॉलिज्म में ही आता है, बट इसमें हमें क्या करना है, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, जिसमें हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के बारे में पढ़ना है। तो स्टार्ट कर लेते हैं एक बार। नेक्स्ट हमारा आता है बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं
तो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन एक क्या है, एक टर्म है, एक प्रोसेस है जिसमें बहुत सारी टर्म्स यूज होती हैं। तो सबसे पहले बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन से पहले हम बात करने वाले हैं उन टर्म्स की जो इसमें यूज की जाती है। ऑक्सीडेशन का मतलब आप समझ गए होंगे, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसमें कुछ टर्म्स यूज होती हैं, जैसे फर्स्ट इसमें आता है बायो एनर्जेटिक्स। अब बायो एनर्जेटिक्स क्या है? बायो एनर्जेटिक्स और बायोकेमिकल थर्मोडायनेमिक डील्स है जो क्या करती है, एनर्जी को चेंज करने में हमारी हेल्प करती है ड्यूरिंग द बायोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, एनर्जी चेंज का मतलब यहाँ पे ट्रांसफर और यूटिलाइजेशन से है। ठीक है, उसके बाद जो रिएक्शंस होती है वो दो टाइप से क्लासिफाई होती है। एक होती है एक्सोजोनिक, जिसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। ये टर्म्स आपको याद रखनी है। एक्सोजोनिक का मतलब होता है जिसमें हमारी जो एनर्जी है वो रिलीज होगी। एंडोजोनिक का मतलब है जिसमें हमारी जो एनर्जी है वो कंज्यूम होगी, एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, तो ये दो टाइप की टर्म्स आपको इसमें याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो बायो एनर्जेटिक्स होते हैं वो हमारा क्या है, इनिशियल और फाइनल स्टेट होते हैं एनर्जी कंपोनेंट्स की। ठीक है, किसी भी मैकेनिकल और केमिकल रिएक्शंस में। ठीक है, उसके बाद अब फिर हमारा आता है फ्री एनर्जी। अब फ्री एनर्जी क्या है, जितनी एनर्जी किसी काम को करने के लिए लगती है दैट इज कॉल्ड फ्री एनर्जी, यानी कि यूटिलाइजेबल। ठीक है, इसको आप किससे डिनोट करते हो, डेल्टा जी से डिनोट करते हो फ्री एनर्जी को। ठीक है, उसके बाद इफ दियर एनर्जी चेंज, अगर वो एनर्जी क्या है, चेंज है, इज रिप्रेजेंट बाय ए नेगेटिव साइन, दियर इज ए लॉस ऑफ एनर्जी। अगर माइनस डेल्टा जी है तो इसका मतलब वहां पे एनर्जी जो है वो लॉस हो रही है। नेक्स्ट इसमें आता है फ्री एनर्जी में द रिएक्शन इज सेड टू बी एक्सोजोनिक। ये क्या होगी, एक्सोजोनिक होगी और ये प्रोसीड जो होगी स्पॉन्टेनियसली होगी। ठीक है, इसमें क्या होता है, मेनली जो डेल्टा जी है, पॉजिटिव डेल्टा जी है, वो इंडिकेट करता है कि जो एनर्जी हुई है वो सप्लाई हुई है रिएक्टेंट को जिसको एनर्जी की नीड थी। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है ये स्पॉन्टेनियसली नहीं होगी। अगर जो हमारी रिएक्शन होगी वो क्या होगी, एंडोजोनिक होगी, यानी कि एंडोजोनिक कंडीशन में ये स्पॉन्टेनियसली प्रोसीड नहीं होगी। नेक्स्ट इसमें आता है एंथैल्पी। एंथैल्पी जिसको हम डेल्टा एच से डिनोट करते हैं, ये क्या है, मेजर ऑफ द चेंज इन हीट कंटेंट ऑफ द रिएक्टेंट कंपेयर टू प्रोडक्ट, जिसमें हमारा हीट का जो भी चेंज मूवमेंट होगा वो इसमें मेजर होगा। नेक्स्ट इसमें आता है एंट्रोपी। एंट्रोपी जिसको हम डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या करते हैं, चेंज इन द रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अगर कोई चेंज होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच तो ये डेल्टा एस से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट इन तीनों में क्या है, डेल्टा जी, डेल्टा एच और डेल्टा एस में क्या रिलेशन है, तो डेल्टा जी यानी कि पॉजिटिव एनर्जी या फ्री एनर्जी आप इसको बोल सकते हैं, इक्वल टू डेल्टा एच जो हमारा क्या था, इंथैल्पी था, माइनस टी, टी यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर, और डेल्टा एस हमारा यहाँ पे क्या था, एंट्रोपी था। तो ये पर्टिकुलर एक फॉर्मूला है जिससे आप बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन निकाल सकते हो। नेक्स्ट इसमें है हाई एनर्जी कंपाउंड्स जो हमारे बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन में यूज होते हैं। फर्स्ट है पायरोफॉस्फेट, एग्जांपल है एटीपी, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। सेकंड है एसाइल फोस्फेट जिसका एग्जांपल है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। थर्ड है इनॉल फॉस्फेट जिसमें आता है फॉस्फो इनॉल पाइवरेट। थायो ईस्टर जिसमें आता है एसिटाइल कोए। फोस्फोजेंस जिसमें आता है फोस्फोकेरेटिन। अभी हमने जो पिछली स्लाइड में बात की थी वो था हमारा और बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन में जो टर्म्स यूज होती है उनके बारे में। अब हम बात करने वाले हैं कि बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन होता क्या है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब आपको भी पता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन का मतलब होता है एज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन का मतलब इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है कि जिसमें हमारा ऑक्सीजन का एडिशन होगा। जैसे इसमें पर्टिकुलर क्या है, फेरस आयंस किसमें इंटर कन्वर्जन होता है, फेरिक आयन में। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको पर्टिकुलर एक डायग्राम के हेल्प से हमने शो किया है। ठीक है, तो अगर हम क्या करते हैं, फेरस आयन का ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है, एक्सेप्टर, तो ये क्या होगा, एक्सेप्टर यानी कि रिड्यूस। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फेरिक आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, F3 में। ठीक है, उसके बाद जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है मेनली लॉस्ट होता है ऑक्सीडेशन में। ठीक है, एक्सेप्टेड बाय और एन एक्सेप्टर विच इज सेड टू बी रिड्यूस, यानी कि वो क्या होगा, रिडक्शन में एक्सेप्ट होगा। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन इज ए टाइटली कपल्ड प्रोसेस। क्या है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जिसमें हमारा क्या रहता है, कुछ ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ऑक्सीडेशन भी होते हैं और रिडक्शन भी होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो रिडॉक्स में ऑक्सीडेशन भी होते हैं और रिडक्शन भी होता है। मेनली
ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है एप्लीकेबल है बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए। ऑक्सीडेशन ऑफ NADH और NAD प्लस कपल्ड विद द रिडक्शन ऑफ FMN टू FMNH2, यानी कि ये दोनों आपस में क्या है, कंपेयर्ड प्रोसेस है और कपल्ड प्रोसेस है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं रिडॉक्स पोटेंशियल। रिडॉक्स का मतलब ये होता है कि जिसमें रिडक्शन भी होता है रिएक्शन में और ऑक्सीडेशन भी होता है। ठीक है, तो द ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल इज सिंपली रिडॉक्स पोटेंशियल एज ए क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ रिडॉक्स पेयर टू लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन। यानी कि इसकी हेल्प से हम क्या समझ सकते हैं कि कितना हमारा इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं और कितना हमारा इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक रिडॉक्स पेयर रिएक्शन है। ठीक है, मेनली रिडॉक्स पोटेंशियल जो होता है वो हम लोग पर्टिकुलर इसको हम किससे डिनोट करते हैं, ई वोल्ट से डिनोट करते हैं। pH इनका जो होता है 7 और जो टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, अगर जो हमारा मेनली रिडॉक्स पोटेंशियल नेगेटिव है तो ये करता है रिप्रेजेंट ग्रेटर टेंडेंसी यानी कि रिडक्टेंट और लॉस इलेक्ट्रॉन को। यानी कि अगर हमारा जो रिडॉक्स पोटेंशियल है अगर वो नेगेटिव है तो ये शो करेगा इलेक्ट्रॉन के लॉस को। बट अगर ये पॉजिटिव है यानी कि रिडॉक्स पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव है तो ये इंडिकेट करता है ग्रेटर टेंडेंसी ऑक्सीडेंट को और एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को। तो ये ध्यान रखने वाली बात है इसमें। द इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम ए रिडॉक्स पेयर विद मोर नेगेटिव टू अनदर रिडॉक्स पेयर विद मोर पॉजिटिव, यानी कि इन दोनों के बीच आपस में कंपैरिजन हो सकता है। ठीक है, मेनली जो होता है रिडॉक्स पोटेंशियल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द चेंज इन द फ्री एनर्जी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होता है, इसको रिस्पायरेटरी चेन भी बोला जाता है क्योंकि ये क्या करता है, रिस्पायरेटरी की तरह काम करते हैं, रिस्पायरेशन की तरह काम करते हैं, तो इसीलिए इसको रिस्पायरेटरी चेन भी बोला जाता है। जितने भी हमारे एनर्जी रिच एनर्जी कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया जिसमें हमारा ग्लूकोज मेन आता है, ठीक है, फैटी एसिड्स हो गया, अमीनो एसिड्स हो गया, तो ये हमारे क्या है, ये हमारे हैं एनर्जी रिच, ठीक है, जिनसे हमें एनर्जी मिलती है। तो जब इनका मेटाबॉलिक रिएक्शंस होता है मेनली तो इसमें होता क्या है कि जितने भी हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं CO2 की फॉर्म में और H2O की फॉर्म में। ठीक है, इसमें क्या होता है, रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट जो होता है हमारा मेनली दोनों मेटाबॉलिक प्रोसेस में ट्रांसफर होता है एज ए कोएंजाइम। कोएंजाइम क्या यूज करते हैं हम लोग इसमें, NAD प्लस या FAD। ठीक है, तो NAD ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, NADH या FADH2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो भी हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है मेनली ये किसके लिए होती है, एनर्जी रिच कंपोनेंट्स के लिए होती है। ठीक है, इसमें मेनली होता क्या है कि टू रिड्यूस कोएंजाइम पास थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यानी कि इसमें हमारे जो दो रिड्यूस कोएंजाइम होंगे वो किसके थ्रू पास होंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ETC के थ्रू, या फिर रिस्पायरेटरी चेन भी बोल सकते हो। और ये क्या कर देंगे, ऑक्सीजन और वाटर को रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, मेनली जो इसमें होता है वो फ्री एनर्जी, डेफिनेटली सी बात है फ्री एनर्जी का लॉस होगा क्योंकि क्या करा रहे हैं हम लोग पर्टिकुलर किसी कोएंजाइम्स को हम पास करा रहे हैं। जब हम एक कैरियर से दूसरे कैरियर में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कराते हैं दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, तो डेफिनेटली सी बात है जो एनर्जी होगा उसका लॉस होगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में माइटोकॉन्ड्रियल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का क्या रोल रहता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। तो जैसे कि आपको पता है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उसको पावर हाउस भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है पावर हाउस, क्योंकि ये क्या करता है, एनर्जी को फॉर्म करता है, एनर्जी बनाता है। तो मेनली होता क्या है कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो सेंटर होता है मेटाबॉलिक ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस का। ठीक है, जो क्या जनरेट करते हैं, रिड्यूस कोएंजाइम जैसे कि NADH और FADH को जनरेट करता है, जो किसमें टर्न हो जाते हैं, ये पर्टिकुलर ETC में जाके लिबरेट हो जाते हैं एनर्जी की फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इसी वजह से जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसको पावर हाउस बोला जाता है सेल का। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, मेनली 5 पार्ट्स होते हैं जहाँ पे ये प्रोसेस होती है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस और क्रिस्टी और मैट्रिक्स में फॉर्म होता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कंपोनेंट्स की और रिएक्शंस की जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इन्वॉल्व होते हैं। तो 5 टाइप के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इन्वॉल्व होते हैं। ये सीक्वेंसली अरेंज होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं इलेक्ट्रॉन का एक पर्टिकुलर एक कैरियर से दूसरे कैरियर में इन द फॉर्म ऑफ
सबस्ट्रेट, ठीक है मेनली। और ये क्या करते हैं, कंबाइन विथ प्रोटोन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। ये क्या करते हैं, आपस में प्रोटोन और ऑक्सीजन के साथ ये कंबाइन रहते हैं। तो फर्स्ट कंपोनेंट्स जो आता है वो है निकोटिनेमाइड न्यूक्लियोटाइड। इसमें जो कोएंजाइम होते हैं वो है NAD+ और NAD+, जो हमारा मेनली विटामिन नियासिन है उससे ये डिराइव्ड होते हैं, ठीक है। NAD+ जो होता है वो सबसे ज्यादा ETC में इन्वॉल्व होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इन्वॉल्व होता है। NAD+ क्या करता है, रिड्यूस करता है NADH+H+ में। रिड्यूस का मतलब यहाँ पे समझ रहे होंगे हाइड्रोजन का गेन होना, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ किसकी प्रेजेंस में ये करेंगे, एक एंजाइम होता है डिहाइड्रोजिनेज, उसकी प्रेजेंस में ये क्या करते हैं पर्टिकुलर, ठीक है, रिड्यूस करेंगे NAD+ को किसमें, NADH+H में, ठीक है। इसमें मेनली क्या होता है, 2 हाइड्रोजन एटम का रिमूवल होता है फ्रॉम द सबस्ट्रेट, जिसको हमने बोला है AH2। अगर आपको ये यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं, ये जो AH2 है ये हमारा सबस्ट्रेट है, ठीक है। NAD+ को हमने क्या किया, रिड्यूस किया। तो जैसे ही हमने इसमें रिड्यूस किया, तो रिड्यूस का मतलब आपको पता होगा कि H हाइड्रोजन आयन का गेन होना, तो इसने क्या कर दिया, NADH+H+ में कन्वर्ट कर दिया। और उसके बाद हमारा यहाँ पे इन द कौन से पर्टिकुलर एंजाइम्स की प्रेजेंस में ये करते हैं, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये करता है, ठीक है। यहाँ पे ये जो आपका AH2 है ये क्या है, यहाँ पे सबस्ट्रेट है, ठीक है। सबस्ट्रेट हम कौन कौन से इंक्लूड कर सकते हैं, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट हम सबस्ट्रेट यूज कर सकते हैं, पायरेट यूज कर सकते हैं, आइसोसीट्रेट यूज कर सकते हैं, डी अल्फा कीटोग्लिसरेट हम इसमें यूज कर सकते हैं, और मैलेट यूज कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर ये इस टाइप के हम लोग इसमें सबस्ट्रेट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट कंपोनेंट्स की, जिसका नाम है फ्लेवोप्रोटीन्स, ठीक है। इजी लैंग्वेज में से एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पे आपको ये जो रिएक्शंस दिख रही है इसमें भी आपको साथ साथ समझते हुए चलना है। तो जो एक एंजाइम्स है NADH डिहाइड्रोजिनेज, जिसको हमने NADH को एंजाइम क्यू रिडक्टेज भी बोला है, तो कौन से एंजाइम्स की प्रेजेंस में होता है, NADH डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। ये जो यहाँ पे शो हो रहा है ये क्या है, हमारा NADH डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है। मेनली होता है क्या है कि जो हमारा फ्लेवोप्रोटीन्स होता है वो FM के साथ बाइंड होता है, और FM क्या है, एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप हमारा काम होता है। एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप का मतलब क्या है, ये जो फ्लेवोप्रोटीन्स है ये क्या है, यहाँ पे जो ये फ्लेवो है ये नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच है। तो जब किसी प्रोटीन में नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच होते हैं तो उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप बोला जाता है। ये आपने प्रोटीन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, ये जो FMN है ये क्या है, हमारा प्रोस्थेटिक ग्रुप है। तो ये जो FMN है NADH एंजाइम की प्रेजेंस में, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये काम करता है। अब ये जो हमारा कोएंजाइम है FMN, इसकी एक कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की और 2 प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की, जिसमें ये क्या करता है, एक्सेप्ट करके प्रोटॉन को, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ये क्या बना देता है, FMNH2 बना देता है। यानी कि यहाँ पे आपको ये शो हो रहा है FMNH2। ये किससे बना है, FMN से बना है। FMN क्या है, कोएंजाइम है जिसकी कैपेसिटी होती है 2 प्रोटॉन को और 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। तो इसने क्या किया, इसने पर्टिकुलर जो हमारे प्रोटॉन थे उसको एक्सेप्ट करके FMNH2 को बना दिया, ठीक है। NADH डिहाइड्रोजिनेज एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम है जो 2 टाइप की पर्टिकुलर कंपोनेंट्स में ये शो होता है। एक है नॉन हीम आयरन प्रोटीन और एक है नॉन सल्फर प्रोटीन, इसमें ये फॉर्म होता है। अब नेक्स्ट इसमें आता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, जिसको हम सक्सिनेट कोएंजाइम क्यू रिडक्टेज भी बोलते हैं। इसकी प्रेजेंस में भी ये हो सकता है, ठीक है। ये एक टाइप का एंजाइम है जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि अगर हम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज कर रहे हैं तो इसमें जो हमारा ये क्या होता है, एक टाइप का फ्लेवोप्रोटीन्स होता है जो हमारा FAD के साथ काम करता है। FAD क्या था, कोएंजाइम था। यहाँ पे जो कोएंजाइम था फ्लेवोप्रोटीन में वो था हमारा FMN, ये कोएंजाइम था। बट यहाँ पे जो हमारा कोएंजाइम है वो है FAD, ठीक है। इसके पास क्या होती है, इसके पास एक्सेप्ट करने की जो कैपेसिटी होती है 2 हाइड्रोजन एटम की होती है, ठीक है। तो ये क्या करता है, सक्सिनेट को किस में कन्वर्ट कर देता है, फ्यूमोरेट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और FAD जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, FADH2 में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन एटम को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी रखता है। नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट्स है, थर्ड कंपोनेंट्स वो है आयरन सल्फर प्रोटीन,
आयरन सल्फर प्रोटीन जिसको FeS भी बोलते हैं, जब ये एग्जिट होते हैं प्रोटीन तो ये दो फॉर्म में एग्जिट होते हैं। एक होता है ऑक्सीडाइज्ड Fe3+ और एक होते हैं रिड्यूस यानी कि Fe2+ स्टेट। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बताने की मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि मैं पहले बहुत बार बता चुकी हूँ। यहाँ पे जब ये एग्जिट होंगे तो दो फॉर्म में ये निकलते हैं बाहर, जिसमें हमारा क्या है Fe3+ यानी कि ऑक्सीडाइज और रिड्यूस की फॉर्म में ये यहाँ पे निकलते हैं। जो हमारा Fe3 है, FeS है, ये क्या करता है, मेनली पार्टिसिपेट करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इन द फॉर्म ऑफ FMN, ठीक है, एज ए कोएंजाइम क्यू की हेल्प से ये करता है। कोएंजाइम क्यू में ये काम करता है। ये जो FeS प्रोटीन है ये मेनली साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम C1 में पार्टिसिपेट करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, यानी कि जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में वर्क करेगा तो ये साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम C1 पार्टिसिपेशन में करेगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट कंपोनेंट्स की, जो कि हमारा है कोएंजाइम क्यू। कोएंजाइम क्यू को हम लोग यूबीक्विनोन भी बोलते हैं। ये मेनली लिविंग सिस्टम में होते हैं। क्यूनोन के डेरिवेटिव्स होते हैं, इसीलिए इनको क्या है, यूबीक्विनोन बोला जाता है। और ये आइसोप्रेनॉइड की साइड चेन में पाए जाते हैं, आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, FMNH2 को प्रोड्यूस करते हैं ETC में, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम NADH डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ठीक है। और अगर FADH2 प्रोड्यूस होता है आउटसाइड द ETC, ठीक है। तो मेनली इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स की हेल्प से भी करते हैं, एसाइल कोए डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की हेल्प से भी करते हैं। नेक्स्ट इसमें लास्ट जो हमारा कंपोनेंट्स है वो है साइटोक्रोम। मेनली जो साइटोक्रोम होता है वो हमारा कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स में आता है, ठीक है। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स में आता है, मेनली ये हीम ग्रुप को कंटेन करता है, यानी कि इसमें जो पाया जाता है वो हीम ग्रुप पाया जाता है, ठीक है। आयरन ऑफ हीम इन साइटोक्रोम्स इज अल्टरनेटिवली ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड, मतलब सेम वही चीजें है कि जब अगर हम इसको एग्जिट फॉर्म में निकालते तो ये हमें दो फॉर्म में दिखेंगे, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में यानी कि Fe3+ में, और सेकेंड हमारा रिड्यूस फॉर्म में यानी कि Fe2+ में ये आपको शो होंगे, ठीक है। विच इज इसेंशियल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ETC, यानी कि जिसके ये क्या होते हैं, ETC में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जरूरी होते हैं। अगर हम लोग मैमेलियन माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो 3 टाइप के साइटोक्रोम्स इसमें डिस्कवर है, यानी कि पाए गए हैं ABC, साइटोक्रोम ABC, ठीक है, जो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, हीम के ऊपर डिपेंड होते हैं, उसके पर्टिकुलर परजेंस के लिए, उसके पर्टिकुलर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के ऊपर डिपेंडेबल होते हैं। उसके साथ साथ ही इसमें कुछ साइटोक्रोम्स जैसे कि C1, B1, B2, B3 भी इसमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, उसके बाद हम देखेंगे प्योर रेशियो क्या होता है, बट उससे पहले ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के बारे में समझ लेते हैं। तो जब हमारे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू ETC एक कैरियर से दूसरे कैरियर में, तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ फ्री एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। उस पर्टिकुलर फ्री एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। और इस प्रोसेस में क्या होता है, ATP का सिंथेसाइज्ड होता है, किससे, ATP और हमारा PI इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये दोनों आपस में, ATP जो होता है एडिनो ट्राई फॉस्फेट और जो हमारा PI होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, वो आपस में मिलके क्या करता है, ATP का सिंथेसाइज करता है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पीओ रेशियो क्या होता है। तो P का मतलब साफ साफ समझ आ रहा है फॉस्फेट, और O का मतलब यानी कि ऑक्सीजन। तो इसमें होता क्या है, पीओ रेशियो जो होता है ये क्या है, नंबर ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स यूटिलाइज्ड फॉर ATP जनरेशन, यानी कि जब हमारा ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल्स कंज्यूम होता है, ठीक है, तो ATP को जनरेट करने में कितने फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स यानी कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स, उनके नंबर क्या होते हैं, उस पर्टिकुलर रेशियो को हम बोलते हैं पीओ रेशियो, ठीक है। पीओ रेशियो रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP सिंथेसाइज्ड एज पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर थ्रू ETC। ये होता किसमें है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ही होता है, ठीक है। इसमें देखा जाता है कि
एटीपी को सिंथेसाइज करने के लिए कितने नंबर में हमें फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर रेशियो को हम क्या बोलते हैं, पीओ रेशियो बोलते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेशन में जब NADH फॉर्म होता है तो इसमें जो पीओ रेशियो आता है वो 3 भी आता है और कहीं कहीं पे आपको ये 2.5 भी देखने को मिलेगा। ऐसे ही सेम जो पीओ रेशियो होता है वो 2 होता है ऑक्सीडेशन ऑफ FADH2 में। ठीक है, तो ये क्या है, पीओ रेशियो है। इसमें हम देखते हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट नंबर। नेक्स्ट इसमें आता है साइट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इन ETC, यानी कि कौन कौन सी साइट्स पे हमारा जो होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो ऑक्सीडेशन ऑफ FMNH2 बाई कोएंजाइम, क्यों यहाँ पे कोएंजाइम भी डिनोट किए हैं। सेकेंड है ऑक्सीडेशन ऑफ साइटोक्रोम B बाई साइटोक्रोम C1 और थर्ड इसमें आता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज रिएक्शन। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जिसमें फर्स्ट आता है केमिकल कपलिंग हाइपोथेसिस। ये जो हाइपोथेसिस थे ये हमारा क्या था, मेनली एडवर्ड शेल्टर नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1953 में इसको दिया था। इनके अकॉर्डिंग टू दिस कपलिंग हाइपोथेसिस मेनली इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांसफर होता था रेस्पिरेटरी चेन में या ETC में, तो जो हमारे फॉस्फोराइलेटेड हाई एनर्जी होते थे वो सबसे इंटरमीडिएट होते थे, वो सबसे पहले वर्क करते हुए नजर आते थे, यानी कि वो सबसे पहले यूटिलाइज्ड हो जाते थे ATP को सिंथेसिस करने में। ATP को बनाने के लिए सबसे पहले यूटिलाइज्ड होते दिखते थे, बट मेनली क्या है कि इसका कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं है, तो ये हाइपोथेसिस के रूप में है, ये कोई प्रूफ मूवमेंट नहीं है। सेकेंड इसमें आता है केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस किसने दी थी, ये दी थी पीटर मिटचल ने 1961 में। ठीक है, ये क्या थी, एक्सेप्टेड थी। ठीक है, इसमें कोई मतलब एक्सपेरिमेंट एविडेंस थे इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें मेनली क्या होता था कि जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता था रेस्पिरेटरी चेन में तो ये क्या करता था, ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से ATP का प्रोडक्शन कराता था, यानी कि एनर्जी को प्रोड्यूस कराने में हेल्प करता था। ठीक है, इसका जो कॉन्सेप्ट था वो बेस्ड था पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पे प्रोटोन के, यानी कि जितने भी इसमें प्रोटोन के और एंजाइमेटिक इंडक्शन के जितने भी हमारे ग्रेडियंट्स होंगे उनके पॉजिटिव और नेगेटिव के ऊपर बेस्ड था। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट मैकेनिज्म की, जिसका नाम है प्रोटोन ग्रेडियंट्स। प्रोटोन ग्रेडियंट्स में क्या होता है, जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन होता है वो उसमें क्या होता है, जब हमारा जो प्रोटोन है और हाइड्रोक्सिल आयन है ये क्या होता है, इम्परमेबल होते हैं, मतलब ये एक मेम्ब्रेन से दूसरे मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते। बट ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जब हमारे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है तो मेनली जो हमारा प्रोटोन होता है वो इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता हुआ दिखाई देता है कपल मेम्ब्रेन में। ठीक है, कपल मेम्ब्रेन का मतलब है एक मेम्ब्रेन से दूसरी मेम्ब्रेन में, जैसे कि मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में ये आपको शो होता। ये जो पर्टिकुलर मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में क्रॉस करता हुआ दिखेगा, यानी कि उसको क्रॉस करता हुआ दिखेगा। कब दिखेगा, जब इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है ड्यूरिंग द ETC। नेक्स्ट इसमें आता है एंजाइम सिस्टम फॉर ATP सिंथेसिस। इसमें मेनली क्या होता है, ये पर्टिकुलर तब होता है जब हमारा जो ये मेनली हमारे कॉम्प्लेक्स फिफ्थ में प्रेजेंट होता है, जिसमें जो हमारे प्रोटोन ग्रेडियंट्स हैं वो ATP को सिंथेसिस करते हुए नजर आते हैं। जितने भी हमारे प्रोटोन ग्रेडियंट्स होंगे वो ATP को सिंथेसिस करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, दिस एंजाइम इज ऑल्सो नोन एज एटीपेज। इसको एंजाइम को क्या बोला जाता है, एटीपेज भी बोला जाता है। ये मेनली क्या करता है, ADP और PI यानी कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से ATP को बनाने में हेल्प करता है, इसीलिए इसको ATP सिंथेसिस बोला जाता है। मेनली इसमें दो फंक्शनल सब यूनिट्स होती हैं जिसका नाम है F1 और F0। ठीक है, तो ये क्या है, पर्टिकुलर ATP को करने के लिए, ATP जनरेट करने के लिए, एनर्जी जनरेट करने के लिए ATP सिंथेसिस का हेल्प लेता है। यहाँ पे आपको जो पर्टिकुलर डायग्राम दिख रहा है ये है आउटलाइन ऑफ कीमो ऑस्मेटिक हाइपोथेसिस फॉर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जिसमें क्या होता है, ATP जो होता है वो क्या है, एंटर करने की कोशिश करता है एक मेम्ब्रेन से दूसरे मेम्ब्रेन में। तो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा हाई एनर्जी एंड लो एनर्जी। ठीक है, तो जब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है तभी ATP जो है एक मेम्ब्रेन से दूसरे मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। मैट्रिक्स से क्या क्रॉस करेगा, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस को क्रॉस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये शो किया गया है। जैसे कि हमने बात किया था कि हम लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कस करेंगे, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन है।
फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मेटाबॉलिज्म ऑफ एमिनो एसिड इन डिटेल। एमिनो एसिड के मेटाबॉलिज्म के बारे में बताना है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज एमिनो एसिड्स पूल। एमिनो एसिड पूल क्या होता है। थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन ट्रांस एमाइनेशन एंड डी एमाइनेशन प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन यूरिया साइकिल। नेक्स्ट है व्हाट इज द डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है एक्सप्लेन द टर्म बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन इन डिटेल। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आप इनको सॉल्व कर सकते हो, आपको पता चलेगा आपकी कितनी प्रिपरेशन की तैयारी है और कितना अभी आपको और करना है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 9 की, जिसमें हम बात करेंगे मिनरल्स के बारे में, उसके फंक्शंस, डेफिशिएंसी डिजीज, रिकमेंडेड डाइटरी, रिकमेंडेड रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम, phosphorus, iron, sodium and chloride. Thank you for watching this video. If you want to connect with us, then join our Telegram or WhatsApp group. Link will be mentioned in description box. Thank you so much.